हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और उसके बाद में हम काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बारे में देखेंगे और लास्ट में कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में डिस्कस करने के बाद हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाथुला पास आप देखिए। नाथुला पास जो है वो सिक्किम में, हमारा स्टेट सिक्किम जो नेपाल और भूटान कंट्री के बीच में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर नाथुला पास है। और सेकेंड हम देखेंगे लिपुलेक पास जो हमारा उत्तराखंड वाला रीजन है, इधर नेपाल है और यहाँ पर चाइना का ऑटोनोमस रीजन तिब्बत है, उनके बीच में लिपुलेक पास है। अब काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को देख लेते हैं। ये वाला रीजन जो इंडिया में आता है, लेकिन नेपाल इसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि ये हमारे अंडर आता है। इसके अलावा नेपाल ने एक सुस्ता रीजन है जो कि गंडक नदी, ये जिसको नेपाल में नारायणी रिवर के नाम से जाना जाता है, उस एरिया के ऊपर भी, वो एरिया भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट में आता है। मतलब दो जगह को लेकर के नेपाल ने अपना क्लेम कर रखा है। अब काला पानी को प्रॉब्लम क्या है? 1816 के समय में जब एंग्लो नेपालीज वॉर होती है, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ सुगोली 1816 में साइन होती है। अब उसमें काली रिवर को बाउंड्री मान लिया जाता है कि काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काली रिवर वाला जो रीजन है, वहाँ पर काली रिवर समय के साथ में अपने रास्ते को चेंज करती रहती है। इसीलिए नेपाल ने ये बोला कि जो काली रिवर है वो उस समय वाले जगह पर, 1816 के समय जिस जगह पर बहती थी, अब वहाँ नहीं बहती है। इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। दूसरा जो सुस्ता वाला रीजन हमने देखा, सुस्ता वाला रीजन के लिए मेन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि रिवर के द्वारा जो एलुवियल सोइल लाई जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी फर्टाइल लैंड वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इसीलिए जो सुस्ता रीजन है वो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, तो उसको लेकर के भी नेपाल अपना क्लेम करता है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में थोड़ा सा देखें, क्योंकि इन पासेज को हमने देखा है और इन्हीं एरिया से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज करवाता है और जून से सितंबर के महीने में कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। 3 रास्तों से हो सकती है, एक तो लिपुलेक वाला पास और एक हमने देखा नाथुला वाला पास जो सिक्किम से निकलता है, और तीसरा जो है वो नेपाल वाले एरिया से भी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में हम देखें तो जो कैलाश जगह है, कैलाश माउंटेन रेंज है, उसके पास में मानसरोवर झील है। ये वाला जो रीजन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदू जो लोग हैं उनके लिए। जो हिंदू होली साइट है जो तिब्बत में एग्जिस्ट करती है, कैलाश मानसरोवर कैलाश जो है वो माउंटेन रेंज और लेक मानसरोवर वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इस वाले रीजन में ये माना जाता है कि हिंदुओं के जो भगवान हैं, अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब भगवान शिव की ये रहने की जगह है, उनका निवास स्थान है। ठीक है। देखो थोड़ा सा अगर हम ये नाथुला पास वाले हमने एरिया के बारे में देखा, तो नाथुला पास की अगर हम बात करें तो नाथुला पास जो वो जगह है जहाँ पर इंडिया और चाइना की जो सेना है वो चार पांच जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिल करके अपनी बातचीत करती हैं, तो उनमें से एक जगह नाथुला पास भी है। तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा, काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट, नाथुला पास, लिपुलेक पास, इन सब के बारे में हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया। फर्स्ट न्यूज, अब द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको देख लेते हैं। ICMR टू गेट रॉयल्टी फ्रॉम कोवैक्सीन सेल। कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीन जिसको भारत बायोटेक और ICMR दोनों ने मिलकर के बनाया था, हमारी स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है। इंडिजिनस मतलब हमारे इंडिया के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अब कोवैक्सीन की बेचने पर जो रॉयल्टी मिलेगी वो ICMR को मिलेगी। ICMR के बेसिक फैक्ट्स को हम देखें तो 1911 में IRFA के नाम से इसको बनाया गया था, लेकिन 1949 में इसका नाम चेंज करके ICMR कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है ICMR। नेक्स्ट न्यूज, कांट स्टॉप रिपोर्ट्स ऑन कोर्ट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट। देखो सबसे पहले इस न्यूज को समझने से आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक ओरल कमेंट करता है कि हमारे इंडिया में जो सेकंड वेव बहुत तेज़ी से बढ़ी है कोविड-19 की, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है।
मद्रास हाईकोर्ट ने एक बात बोली कि अगर चुनाव जो हुए हैं जिन स्टेट में उनको ढंग से कंट्रोल करके करवाया जाता तो ये इतनी संख्या में जो केसेज बढ़े हैं तमिलनाडु और पुदुचेरी में वो नहीं बढ़ते। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्टर्स ने ये जो ओरल कमेंट्स है उसको भी पब्लिश किया है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो एक फेम थी उसको हर्ट हुआ है, मतलब हर्ट हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस टिप्पणी को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि जो जजेस जो हैं वो ही कमेंट देते हैं जो जेन्युइन होता है, जो पूरे पब्लिक के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है और बहुत ही जेन्युइनली उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर ऐसे कमेंट्स को रिपोर्ट किया जाता है तो आप उनको रोक नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कि कोर्ट हियरिंग में के दौरान जजेज ने जो ओरल रिमार्क्स दिए उनको रिपोर्टिंग करने से आप रोक नहीं सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंडर आती है, मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आपको बताना है कि जो इसके हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर तमिलनाडु में कौन सीएम बनेंगे उसके बारे में, वेस्ट बंगाल में कौन सीएम बनेंगे उसके बारे में, केरला में कौन सीएम बनेंगे उसके बारे में। ये तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी सीएम का प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे उसको अपॉइंट किया जाता है, कौन उसको ओथ दिलवाते हैं। सबसे पहले जो मेंबर्स जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको ओथ कौन दिलवाएगा, मिनिस्टर्स कौन कौन बनेंगे, कितने परसेंट पूरे मेंबर्स के कितने परसेंट क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर्स बन सकते हैं, ये आपको क्लियर विजन होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, या तो आप एनसीईआरटी उठाइए या फिर एम लक्ष्मीकांत में जो स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर के जो आर्टिकल है, जो चैप्टर है, वो आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं। ना सिर्फ लाइंस पढ़नी है बल्कि लाइंस में जो फिल जगह है, जो खाली जगह है, उसको भी आपको रीड करना है। समझ में आया? मतलब जो भाव है, जो कहने का अर्थ है, वो समझना है आपको। एम लक्ष्मीकांत उठा करके क्लियर करना है उस चीज़ को, और बिल्कुल आपको स्टेट लेजिस्लेचर का विजन कल तक क्लियर होना चाहिए। आपको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि देखो जब इस तरीके के चुनाव हुए हैं और स्पेशली कोविड-19 की वजह से इनको लेकर के जब हाई कोर्ट ने कुछ अपने रिव्यू दे दिए हैं इसको लेकर के, चुनावों को लेकर के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो पेंडेमिक से रिलेटेड पूछ करके किसी भी तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को पूछा जा सकता है। तो देखो जो जनरल अवेयरनेस के लिए जो न्यूज़ चलती रहती है वो आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आंसर राइटिंग में आप उन चीज़ों को यूज कर सको। नेक्स्ट न्यूज, नो जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ वैक्सीन मेडिकल ऑक्सीजन। कोविड-19 रिलीफ जो मटेरियल है जिसमें वैक्सीन है, मेडिकल ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर वायल्स है, इन सब को, ये सारी जो चीज़ें हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से इनको एग्जेम्पशन किया जाएगा। 30 जून तक उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ऐसा फिनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो कोविड-19 को लेकर के है। कोविड-19 में कर्नाटका हॉस्पिटल का दे रखा है कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे कोविड-19 पेशेंट की डेथ हो गई है, और कोविड-19 टेस्टिंग जो सेंटर है दिल्ली में उनमें संख्या कम कर दी गई है। मतलब एक दिन में सिर्फ 50 लोगों का ही सैंपल लिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, 7 म्यांमार रिफ्यूजीज कैन अप्रोच यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। मणिपुर हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि म्यांमार में जब सेना की सरकार लगी तो वहाँ से कुछ लोग भाग करके हमारे कहाँ गए, इंडिया में आ गई। इसको लेकर के आपको पता होगा, हमने द हिंदू में डिस्कस भी किया था कि त्यू रिवर काफ़ी न्यूज़ में रही थी क्योंकि उसको पार करके ही इंडिया में प्रवेश कर रहे थे ये सारे रिफ्यूजीज़। अब देखो ये रिफ्यूजीज़ को लेकर के मणिपुर हाईकोर्ट ने बोला है कि आप यूएनएचसीआर को वहाँ तक पहुँचो और अपने जो राइट्स हैं उनको जब आप प्रोटेक्शन करवाना चाहते हो कि हमें कहाँ नहीं जाना, हमें हमारे देश में नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर हमारे क्या हो सकता है, हमारे को मारा जा सकता है, हमारी डेथ हो सकती है, हमारे ऊपर वायलेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो इसको लेकर के जब ये बोला गया तो इसमें देखो एक वर्ड है वो काफ़ी न्यूज़ में है, रिफोलमेंट। क्या न्यूज़ में है? रिफोलमेंट, नॉन रिफोलमेंट। नॉन रिफोलमेंट एक प्रिंसिपल होता है इंटरनेशनल लॉ के तहत कि कोई व्यक्ति
जब दूसरे कंट्री में आ गया और वो वापस नहीं लौटना चाहता, उसको लगता है कि मेरे देश में लौटने पे मेरी हत्या हो सकती है, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो खुद के देश पर लौट जाए। तो इसी को आधार बना करके क्या किया जा सकता है, ये रिफ्यूजीज यहाँ पर शरण ले सकते हैं। ठीक है, देखो जब इंडिया में म्यांमार से रिफ्यूजीज आ रहे थे तो उनके लिए कुछ समय बाद में होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की कि उनको रोका जाए, इस तरीके से इलीगल प्रवेश जो है वो नहीं दिया जाए। हालांकि इंडिया जो है वो रिफ्यूजीज़ के लिए जो यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है उसका मेंबर पार्टी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने कभी भी रिफ्यूजीज़ की हेल्प नहीं की, उनको एड एंड असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं की। जब जब हमारे पड़ोसी देशों में स्पेशली जो अफ़गानिस्तान वाला रीजन है वहाँ पर जब एट्रोसिटीज वायलेंस हुआ तब हमने इंडिया ने हेल्प की है उन लोगों की। तिब्बत वाले रीजन में जब दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स के ऊपर चाइना ने एट्रोसिटीज क्रिएट की तब इंडिया ने हेल्प की। इसके अलावा श्रीलंका में तमिल्स के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हुई तब भी इंडिया ने हेल्प की है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, जस्टिस पंत नेम्ड एक्टिंग चीफ ऑफ एनएचआरसी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्टिंग चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, तो एनएचआरसी कैसी बॉडी है, कब इसको बनाया गया था, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से न्यूज है। एम्ब्रेस डिप्लोमेसी, ब्लिंकेन टेल्स नॉर्थ कोरिया। G7 की मीटिंग जो होगी उसमें ये कोशिश की जा रही है कि यूएस, जापान और साउथ कोरिया इस चीज़ के ऊपर एग्री हैं कि कोरियन पेनिनसुला को क्या किया जाए, डी न्यूक्लियराइजेशन किया जाए। ठीक है, देखो इसके अलावा हम बात करें, देखो G7 की जब मीटिंग है तो इसमें ये कोशिश की जाएगी कि नॉर्थ कोरिया को किस तरीके से काउंटर किया जाए। बाइडेन पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मिस्टर ट्रंप की जो दोस्ताना वाली पॉलिसी है उसके साथ में और मिस्टर ओबामा की जो पेशेंस वाली पॉलिसी है, उन दोनों को मिक्सअप करके दोनों से सीखते हुए मिस्टर बाइडेन ने बोला कि वो नया रास्ता अपनाएंगे नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज, क्या म्यांमार से रिलेटेड न्यूज़ है। म्यांमार में बहुत सारे एथनिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप क्रिएट हो गए हैं जब से 1 फरवरी से वहाँ पर सेना का रूल एग्जिस्ट हुआ है। तो एक तरीके से हम देखें, डायरेक्ट वे में हम बात करें तो वो लोग 5 साल तक जब वहाँ पर डेमोक्रेसी रही, हालांकि पार्शियल डेमोक्रेसी रही, लेकिन लोगों को पता चला कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम होती क्या है। इसीलिए जब वहाँ पर दोबारा से सेना की सरकार आई है तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें काचिन और करेन ये एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस जुंटा को क्रैकडाउन किया जा सके और वापस से यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जा सके। जर्मन फिलोसोफर रिफ्यूजेज यूएई प्राइजेज। यूएई 1971 में, सबसे पहले यूएई के बारे में देख लेते हैं। 7 शेख डोम्स ने फेडरेशन किया और एक कंट्री बना यूएई। ये जो यूएई, इसको बनाने में जो मेन आर्किटेक्ट थे उनका नाम है शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान। अब इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है और इस अवार्ड में कैश प्राइज है 1 मिलियन दिरहम। अब अगर हम देखें तो देखो जो ये राइटर है जिनका नाम है जर्मन राइटर ज्यूर्गेन हैबेरमास, ये जो स्पेशली ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इसके अलावा डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादातर लिखते हैं। अब वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहाँ पर अभी भी किंग का रूल चलता है यूएई में, तो इसके लेकर के ही ये 91 ईयर ओल्ड जर्मन उन्होंने मना कर दिया है कि वो इस तरीके से कोई भी अवार्ड नहीं लेंगे। ठीक है, सबसे हाई प्राइज लिटरेसी अवार्ड है ये यूएई प्राइज अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज, यूएस ऑफिशियल्स इन वेस्ट एशिया टू रीअश्योर जिटरी एलीज ओवर ईरान। कॉन्टेक्स्ट है, वियना टॉक्स चल रही है कि दोबारा से ईरान के साथ में P5+1 जो संधि हुई थी या फिर JCPO जिसको एग्रीमेंट को बोला जाता है, उस एग्रीमेंट को दोबारा किया जा सके। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वियना टॉक्स हुई तो जब मिस्टर ट्रंप इस टॉक्स से ये जो एग्रीमेंट हो रखा था जिसको JCPOA एग्रीमेंट बोला जाता है, उससे जब बाहर आए तो उन्होंने जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने बोला, जो अरब पार्टनर्स हैं यूएस के, उन्होंने बोला कि जब भी आप ईरान के साथ में दोबारा एग्रीमेंट आप साइन करो तो हमें एक मेजर पार्टनर के रूप में आप रखिए, हमारी आवाज़ को भी सुनने दिया जाए कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन अब वियना टॉक्स जो चल रही है, वियना
में जो बातचीत चल रही है, हालांकि उसमें यूएस की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव उसमें नहीं है, लेकिन यूएस ऑब्जर्व कर रहा है कि 5 देश मिलकर के क्या कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ में। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये जो अरब पार्टनर्स हैं ना यूएस के, वो कोशिश कर रहे थे कि हमें भी पार्टनर लिया जाए, लेकिन इस टॉक्स में उनको पार्टनर नहीं लिया गया। तो उसी को लेकर के प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम होने की वजह से यूएस के जो पर्सनल हैं, यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर विजिट करेंगे। यूएई, सऊदी अरेबिया और जो गल्फ एलीज हैं, उनको क्या किया जाए, उनको साथ में लिया जाए, उनको एक टेबल पर लिया जाए, ताकि वो यूएस के खिलाफ में कुछ भी काम ना कर सके। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।